चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो क्या कहते हैं, ये हमारी सेकंड क्लास है आफ्टर ओरिएंटेशन, लेकिन कैफ वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के कोर्स की हमारी ऑफिशियली फर्स्ट क्लास है, क्योंकि हम आज की क्लास से जो है ना अपना कैफ वन का कोर्स कंटेंट स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम IS-23 बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड स्टार्ट कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं क्विक रिकैप करवा दूं कि हमने कल की ओरिएंटेशन में क्या बातें डिस्कस की, और फिर हम आज के इस एजेंडा को आगे लेकर चलते हैं। देखिए, कल के दिन में हमने ओवरऑल ये डिस्कस किया कि हमारा जो ये कैफ वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी रेलेवेंस क्या है, इसका कोर्स कंटेंट क्या है, इसका कोर्स ड्यूरेशन क्या है, इसका डिफ़िकल्टी लेवल किस तरह का है। तो तकरीबन अगर मैं लेक्चर टर्म में बात करूँ, ये तकरीबन 80-90 आवर्स में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, चूंकि यहाँ पर आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जनरल एंट्रीज, डिस्क्लोजर्स और इन सारी चीज़ों पे काम करना होगा, तो यहाँ पर आपकी सेल्फ स्टडीज़, यहाँ पर आपकी सेल्फ प्रैक्टिस मस्ट है। तो इस सब्जेक्ट को पास करने के लिए, सब्जेक्ट को इंशाल्लाह फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करने के लिए बड़ा ही ज़रूरी है, बड़ा ही लाजिम है कि आप लेक्चर्स की कवरेज के साथ साथ रोज़ के रोज़ रिवीजन भी कर रहे हो, रोज़ के रोज़ प्रैक्टिस भी कर रहे हो, रोज़ के रोज़ चीज़ों को साथ साथ लेकर चल रहे हो। ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल या पासिंग परसेंटेज अगर हम इस सब्जेक्ट का देखें, तो बाकी कैफ या ग्रुप ए के लेवल्स के मुकाबले वो कम है, लेकिन आने वाली अटैम्प्ट में आप पासिंग परसेंटेज के अंदर एक तो इम्प्रूवमेंट देखेंगे ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। और वन ऑफ द रीज़न ये है कि इस दफ़ा जो है ना कैफ वन का जो कोर्स है वो लास्ट अटैम्प्ट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड हुआ है। मतलब 2 बड़े चैप्टर्स को निकाल कर एक छोटा चैप्टर आपके कोर्स में ऐड किया गया। 2 बड़े चैप्टर्स जो कि स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम देते थे, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और IS-38 इंटेंजिबल एसेट्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को तो कम्प्लीटली डिलीट ही कर दिया गया, और IS-38 इंटेंजिबल एसेट के इस स्टैंडर्ड को कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग जो FAR 2 है उसका पार्ट बना दिया गया, और एक नया चैप्टर ऐड किया गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज रेशियो एनालिसिस। लेकिन ये कंपैरेटिवली कोई इतना बड़ा या इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के मुकाबले ये रिलेटिवली आसान और छोटा चैप्टर है। तो लास्ट अटैम्प्ट के मुकाबले चूँकि हमारा कोर्स रिलैक्स हुआ है, फिर अब हमारे पास वो स्टूडेंट्स की लॉट नहीं है जिन्होंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ी ना हो, या वो डायरेक्टली FAR 1 में आ गई हो। हम सब वही हैं ज़्यादातर जिन्होंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ी है, और अब वो एक प्रॉपर स्टार्ट ले रहे हैं अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग की जर्नी का। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप कैफ वन के रिजल्ट के अंदर भी इंप्रूवमेंट देख रहे होंगे। एनीवे, हमारे पास कोई 12-13 चैप्टर्स हैं जो कि हमारे कोर्स का पार्ट बनाया गया, और जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में कम से कम 8-9 सवाल होते हैं, और एग्जामिनर एक सवाल के अंदर एक वक्त में 2 स्टैंडर्ड या 3 स्टैंडर्ड भी टेस्ट कर लेता है। तो इस सब्जेक्ट के अंदर आपके पास ये मार्जिन नहीं है कि आप सेलेक्टिव स्टडी करें, आपके पास ये मार्जिन नहीं है कि आप किसी चैप्टर को ऑल टुगेदर छोड़कर चले जाएं। क्योंकि मैंने लास्ट ओरिएंटेशन के अंदर आपको एग्जामिनर कमेंट्स जब पढ़ाए थे, तो हमने रिपीटेडली देखा था कि सेलेक्टिव स्टडी को उसने हाईलाइट किया कि स्टूडेंट सेलेक्टिव स्टडी की वजह से मारा जाता है। स्टूडेंट अगर एक सवाल भी छोड़ दे अपने क्वेश्चन के अंदर, अपने एग्जाम के अंदर, तो उसके पासिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और अगर कोई स्टूडेंट 2 सवाल छोड़ दे तो फिर तो उसके पासिंग के चांसेस तकरीबन एलिमिनेट ही हो जाते हैं। तो बड़ा ही ज़रूरी है कि हम 100% कवरेज को टारगेट करें, हम 100% कोर्स को कवर करके एग्जाम में बैठें और मैक्सिमम पेपर अटैम्प्ट करें, तो हमारी पासिंग के चांसेस भी इंक्रीज हो रहे होंगे। अच्छा, एक दो चीज़ें जो मैंने आपको बताया था कि आपने इस कैफ वन की जर्नी को लेकर कैसे चलना है। डेली बेसिस पे आपने कम अज़ कम, आज से अगर हम पढ़ना स्टार्ट करें तो हमने कम अज़ कम डेली बेसिस पे 2.5 घंटा 3 घंटा अपने कैफ वन को देना है। शुरू का आधा पौना 1 घंटा डेली बेसिस पे हम रिवीजन लेके चलेंगे, 1 घंटे का हम लेक्चर कवर करेंगे, और 1 घंटे की हम प्रैक्टिस, 1 घंटे की हम जो है ना होमवर्क वगैरह अटैम्प्ट कर रहे होंगे। इंशाल्लाह आपको कोर्स में चीज़ें इस तरह से कवर करवाई जाएगी कि हर चैप्टर का, हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स, मैक्सिमम प्रैक्टिस क्वेश्चंस और पिछली 15 अटैम्प्ट के पास पेपर्स इंशाल्लाह आपको इन लेक्चर्स में, इन क्लासेस के अंदर ही कवर करवाए जा रहे होंगे। तो ये तो एक क्विक रिकैप था कल की ओरिएंटेशन का। अगर आपका ओरिएंटेशन के हवाले से, सब्जेक्ट के हवाले से कोई सवाल है तो मुझसे पूछें, अदरवाइज फिर हम आज अपना एजेंडा स्टार्ट करते हैं, IS-23 बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड। वजह डिफ़िकल्ट इन सेंस ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही होगी, चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आएगी, लेकिन थियोरेटिकल सब्जेक्ट के मुकाबले आपको थोड़ा यहाँ ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अकाउंटिंग के सवालों की, कैलकुलेशन की, जनरल एंट्रीज की। तो चूँकि हमें प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है, तो जो है ना आपकी चीज़ें थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज़ पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए आपको समझ नहीं आएगी। इंशाल्लाह सारी चीज़ें में 100% क्लियर होंगी। अच्छा, क्लासेस के हवाले से हमारी मर्ज़ी है कि हम स्मार्ट क्लासेस को ऑल टुगेदर फॉलो करना चाहें तो हम स्मार्ट क्लासेस को फॉलो करें। मैं भी ये रिकमेंड करूँगा, चूँकि अभी
बकरा ईद की भी छुट्टियां आनी है, मुहर्रम की छुट्टियां भी आनी है, फिर हो सकता है बारिश और नेटवर्क की वजह से भी मतलब बारिश की वजह से या जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से नेटवर्क भी आगे पीछे हो या नेटवर्क भी ख़राब हो। तो लाइव क्लासेस में मुझे आगे बहुत ज़्यादा हर्डल नज़र आ रही है, तो लाइव क्लासेस तो हम चलाएंगे ही, लेकिन अगर एक स्टूडेंट स्मार्ट क्लासेस को पैरेलल रन करता है या स्मार्ट क्लासेस को ऑल टुगेदर फॉलो करता है तो ये रिकमेंडेड है। वहाँ उसे पता होगा कि यार मैंने 80 आवर्स का लेक्चर्स कवर करने और मैंने टारगेट किया कि फॉर एग्जांपल मैं जून के एंड तक या जुलाई के मिड तक अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहता हूँ, तो मुझे वीकली बेसिस पे रेगुलर बेसिस पे कितनी क्लासेस लेनी है, कितने लेक्चर्स कवर करना है। तो वहाँ पे उसके पास एक कंप्लीट रोड मैप है। और अगर हम पैरेलल लाइव क्लासेस तो लेकर चल ही रहे होंगे, तो आप ऑल टुगेदर अगर स्मार्ट भी फॉलो करते हैं तो दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड। पास्ट में अगर मैं पिछली 5-6 सालों का बताऊँ ना, पिछले 5-6 सालों का बताऊँ, तो हार्डली बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं गोल्ड मेडलिस्ट या मेरिट सर्टिफिकेट होल्डर जिन्होंने फिजिकल या लाइव क्लासेस ली हो। जितने भी पिछली 5 अटेम्प्ट के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट या मेरिट सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स हैं, वो वही हैं जिन्होंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए हैं या स्मार्ट क्लासेस लिए हैं। रीज़न भी क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम, आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। एक तो फॉर एग्जांपल अगर आप फिजिकल क्लासेस के लिए ट्रैवलिंग करते हो, वो टाइम आपका कम्प्लीटली सेव हो गया। लाइव क्लासेस के लिए भी ऑब्वियसली क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले और क्लासेस को एंड करने के बाद भी कुछ लवाजमात होते हैं ना, 10-15 मिनट हमारे आगे पीछे हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। रिकॉर्डिंग में आपको कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने अफेक्टिव टाइम पे, दिन में, दोपहर में, रात में, शाम में, जब आप सबसे ज़्यादा अफेक्टिव होते हो उस वक्त अपनी पढ़ाई को अपने पेस पे लेकर चल रहे होते हो। लेकिन अगेन दिस इज़ टोटली अप टू यू कि आपने किस तरह से सब्जेक्ट को लेकर चलना है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कहा कि सर अगर आपकी क्लासेस कोई मिस हो जाए तो हम सरताहा की क्लासेस ले सकते हैं, जैसे फ्राइडे वाले दिन, कल वाले दिन मेरी क्लास नहीं है, सरताहा की क्लास है, तो दिस इज़ 2 डिफरेंट बैचेस। इस तरह से आप अगर आप मिक्स करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझ जाएंगे। सरताहा का अपना कैफ 1 का एक सेपरेट बैच है जिसमें सरताहा कैफ 1 सेपरेटली कंप्लीटली कवर करवाएंगे, और मेरा अपना कैफ 1 का एक सेपरेट बैच है जिसमें कैफ 1 में अपना सेपरेटली 100% कवर करवाऊंगा। इन दोनों को पैरेलल तो हरगिज़ मत चलाइएगा। रीज़न भी माइट बी पॉसिबल कि मैंने IAS 23 पढ़ाना स्टार्ट किया, सरताहा कोई और चैप्टर से स्टार्ट ले रहे हो, या एक चैप्टर अगर सेम भी चल रहा है तो हो सकता है मैं किसी अलग कॉन्सेप्ट पे हूँ, सरताहा किसी अलग कॉन्सेप्ट पे है, तो दो ये अलग अलग टीचर्स के दो कंप्लीटली अलग अलग बैच है। वो आपकी मर्जी है कि आपने अल्टीमेटली कंप्लीट कोर्स सरताहा से कवर करना है या कंप्लीटली कोर्स मुझसे कवर करना है। दिस इज टोटली अप टू यू। लेकिन इन दोनों को आप पैरेलल चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी। रीज़न भी हो सकता है अलग अलग चैप्टर्स कवर हो रहे हो सकता है सेम चैप्टर्स कवर हो रहे हो, तो मैं किसी और कॉन्सेप्ट पे, सरताहा किसी और कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। और फिर अगेन हर टीचर का एक तरीक़ेकार होता है चीज़ों को लेकर चलने का, तो माइट बी पॉसिबल कि मेरा पढ़ाने का ढंग और सरताहा के पढ़ाने का ढंग फ़र्क हो, तो एक मिसमैच क्रिएट हो जाएगा। तो आइदर फॉलो कम्प्लीटली सरताहा, आइदर फॉलो कम्प्लीटली मी। लेकिन इन दोनों को आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप मिक्स करें, तो आप मेरे ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा हैसल में या परेशानी में पड़ जाएंगे। एनीवे, हम अपना ऑफिशियली इस कोर्स का स्टार्ट लेते हैं अल्लाह के नाम से। पहला चैप्टर जो हमने इस कोर्स के अंदर, इस कैफ 1 के करिकुलम के अंदर कवर करना है, इसका नाम है IAS 23 और टाइटल है इसका बोरिंग कॉस्ट। टाइटल है इसका बोरिंग कॉस्ट। अब इस चैप्टर के अंदर क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, क्या अकाउंटिंग रूल्स वगैरह हैं, वो सारी बातें तो हम डिस्कस करेंगे ही। लेकिन सबसे पहले एक बेसिक सवाल, बोरिंग कॉस्ट, इस लफ्ज़ को देखकर या इस अल्फाज को देखकर हमारे जहन में क्या आता है? बोरिंग कॉस्ट का क्या मतलब है? बोरिंग कॉस्ट किसे कहते हैं? इस लफ्ज़ को देखकर, सिर्फ अल्फाज को देखकर हमारे जहन में एक रफ आइडिया क्या आ रहा है? व्हाट इज मेंट बाय बोरिंग कॉस्ट? बोरिंग कॉस्ट का क्या मतलब है? सर किसी ने कहा उधार लेना, किसी ने कहा इंटरेस्ट चार्ज ऑन बोरिंग, किसी ने कहा लाइबिलिटी। सर मोर और लेस बातें सही हैं। देखिए, बोरिंग्स अगर मैं कहूँ ना, तो बोरिंग्स के लफ्ज़ी माने क्या है? उधार लेना। बोरिंग्स के लफ्ज़ी माने क्या है? उधार लेना। अब हम और आप इंडिविजुअल जब अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर अगर अपने दोस्त से, अपने रिश्तेदार से, अपने बहन भाई से या किसी से भी जनरली जब बोरिंग्स करते हैं, उधार लेते हैं, तो हमें तो कर्ज़े हसना टाइप इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाता है। भाई फॉर एग्जांपल अगर आप अपने दोस्त से लोन ले रहे हो या अपने भाई बहन से लोन ले रहे हो या रिश्तेदार से लोन वगैरह ले रहे हो कुछ अरसे के लिए, तो वो आपसे इंटरेस्ट तो चार्ज नहीं करेंगे ना, वो आपसे सूद तो चार्ज नहीं करेंगे। एक तो सूद हमारे रिलीजन में वैसे ही हराम है, और जनरली दोस्ती यारी में तो हम इंटरेस्ट एक दूसरे से चार्ज करते नहीं है। हम लोन बोरो कर देते हैं या लोगों को पैसे उधार दे देते हैं या लोगों से पैसे उधार ले लेते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम कॉर्पोरेट की बात करते हैं, जब हम कंपनी की बात करते हैं, जब हम बिजनेस की बात करते हैं,
तो कंपनीज या बिजनेसेस जब भी बोरिंग करती है, जब भी उधार लेती है, तो दिस बोरिंग कम्स अगेंस्ट अ कॉस्ट, दिस बोरिंग कम्स अगेंस्ट अ कॉस्ट, दैट इज इंटरेस्ट, दैट इज इंटरेस्ट। यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में, कमर्शियल लाइफ में कॉर्पोरेट्स या बिजनेसेस जब भी लोन लेती है, जब भी उधार लेती है, तो उस लोन के ऊपर, उस उधार के ऊपर उनको कोई ना कोई कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ती है, कोई ना कोई सूद बर्दाश्त करना पड़ता है, कोई ना कोई इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड बोरिंग कॉस्ट, दिस इज कॉल्ड बोरिंग कॉस्ट। मतलब इसके नाम में ही इसका मतलब नजर आ रहा है, फंड्स को बोरो करने की कॉस्ट, फंड्स को बोरो करने की कॉस्ट इज कॉल्ड बोरिंग कॉस्ट, फंड्स को बोरो करने की कॉस्ट इज कॉल्ड बोरिंग कॉस्ट। अच्छा, अब एक चीज समझिएगा, देखिए कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कंपनी हो, अगर आपने, आप यूँ सोचिए कि भाई हमें आज एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो अगर हमें आज एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसों की ज़रूरत होगी, या हमारा बिजनेस ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है, हमें उसको ग्रो करना है, हमें उसे इंक्रीज़ करना है, तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए भी फंड्स की ज़रूरत होती है। कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी प्रैक्टिकली जब भी उन्हें फंड्स रिक्वायर्ड हो, जब भी उन्हें फंड्स रिक्वायर्ड हो, यानी कि पैसों की ज़रूरत हो, चाहे बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, चाहे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, चाहे बिजनेस को चलाने के लिए, तो फंड्स हासिल करने के लिए, फंड्स इकट्ठा करने के लिए, पैसे जमा करने के लिए कंपनी के पास ब्रॉडली दो ही रास्ते होते हैं। कंपनी ब्रॉडली दो ही तरह के लोगों से जाकर पैसा मांग सकती है, दो ही तरह के लोगों से जाकर पैसा अरेंज कर सकती है। कोई बताएगा वो दो रास्ते कौन से हैं, किन किन लोगों से पैसा लिया जा सकता है? जबरदस्त। एक ने कहा सर इक्विटी होल्डर, एक ने कहा सर डेट होल्डर। परफेक्ट आंसर। एक ने कहा सर शेयर इशू, एक ने कहा बैंक, एक ने कहा सिर्फ बैंक। सर बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है पहले वाले ने कि कंपनी अपनी ज़िंदगी में पैसा या तो इक्विटी होल्डर से ले सकती है, या फिर कंपनी अपनी ज़िंदगी में पैसा लेंडर से ले सकती है। कंपनी के लिए फंड्स को बोरो करने के, कंपनी के लिए फंड्स को बोरो करने के दो ही ऑप्शंस हैं, या तो वो अपने शेयर होल्डर से पैसा ले, या तो वो अपने शेयर होल्डर से पैसा ले, या फिर वो किसी लेंडर से पैसा ले। अब ये दो ब्रॉड रास्ते हैं, लेकिन जब मैं अरेंजमेंट्स की बात करूंगा तो बहुत सारे अरेंजमेंट्स हैं जो कि इसमें एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब कंपनी अपने शेयर होल्डर से जाकर पैसा लेती है, कंपनी अपने शेयर होल्डर से पैसा मांगती है, तो बदले में उन्हें शेयर्स इशू कर रही होती है, बदले में इन्हें शेयर्स इशू कर रही होती है, जिससे हम ऑर्डिनरी शेयर्स कह रहे होते हैं, जिससे हम ऑर्डिनरी शेयर्स कह रहे होते हैं। भाई फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स परचेज करते हो, अगर आप किसी कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स परचेज करते हो, तो एक्चुअली होता क्या है, आप कंपनी को पैसा दे देते हो और कंपनी आपको ऑर्डिनरी शेयर्स दे देती है। आप कंपनी को पैसा दे देते हो और कंपनी आपको ऑर्डिनरी शेयर्स दे देती है। दूसरा तरीका क्या है? सर दूसरा तरीका यह है कि आप अपने लेंडर्स के पास जाएं। अब लेंडर्स मल्टीपल तरह के हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी बैंक के पास जाएं और बैंक से लोन लें। हो सकता है आप किसी एसोसिएटेड कंपनी का मतलब है किसी जानने वाली कंपनी के पास जाएं, उससे कोई लोन लें। हो सकता है आप जनरल पब्लिक के पास जाएं और पब्लिक से लोन ले रहे हो। तो लोन लेने के मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले हमें समझना यह है कि एक कंपनी अपने बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त, अपने बिजनेस को रन करते वक्त, अपने बिजनेस को ग्रो करते वक्त जो फंड्स अरेंज करेगी, या तो वो अपने इक्विटी होल्डर से पैसा ले रही होगी या वो अपने लेंडर से पैसा ले रही होगी। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो जब हम इक्विटी होल्डर से पैसा लेते हैं तो उनको ऑर्डिनरी शेयर्स इशू कर रहे होते हैं, और जब हम अपने लेंडर से पैसा लेते हैं तो वो लेंडर बैंक भी हो सकता है, हमारी कोई रिलेटेड पार्टी भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। लेकिन ये दोनों तरह के इन्वेस्टर्स, चाहे वो इक्विटी होल्डर्स हों चाहे वो लेंडर्स हों, अगर ये लोग कंपनी को पैसा दे रहे हैं ना, तो ये बदले में कंपनी से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये बदले में कंपनी से कुछ ना कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। भाई अब अपने आप को सोचो ना, आप किसी बिजनेस में पैसा क्यों लगाओगे, आप किसी बिजनेस में पैसा क्यों इन्वेस्ट करोगे? वहाँ से कमाने के लिए, वहाँ से इनकम कमाने के लिए। या प्रैक्टिकल कमर्शियल लाइफ के अंदर अगर आप किसी को लोन दे रहे हो तो आप वहाँ पे लोन क्यों दोगे? वहाँ से सूद कमाने के लिए, तो दोनों तरह के इन्वेस्टर्स, चाहे वो इक्विटी होल्डर्स हो चाहे वो लेंडर्स हो, अगर ये लोग कंपनी को पैसा दे रहे हैं तो बदले में कंपनी से कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
बदले में कंपनी से कुछ ना कुछ रिटर्न ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जब हम अपने इक्विटी होल्डर्स को, जब हम अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देते हैं, इसको हम नाम देते हैं डिविडेंड, इसको हम नाम देते हैं डिविडेंड। और जब हम अपने लैंडर्स को, जब हमने अपने कर्जदारों को पैसा देते हैं, तो इसे हम नाम देते हैं इंटरेस्ट। लेकिन रिटर्न दोनों को जरूर दिया जाता है, लेकिन रिटर्न दोनों एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अब ऑब्वियसली दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स में फ़र्क है, दोनों के नेचर में फ़र्क है। फॉर एग्जांपल कि अगर बिजनेस प्रॉफिट करेगा तो ही डिविडेंड दिया जाएगा, बिजनेस फायदा करेगा, बिजनेस प्रॉफिट करेगा तो ही डिविडेंड दिया जाएगा। अगर बिजनेस नुकसान करता है या बिजनेस फायदा नहीं करता तो फिर हम डिविडेंड नहीं दे पाएंगे। लेकिन बिजनेस फायदा करे या नुकसान, बिजनेस के पास पैसे हो या ना हो, बिजनेस को इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है, बिजनेस को इंटरेस्ट तो एनी हाउ देना ही पड़ता है। तो ये इनके नेचर में फर्क होता है। लेकिन ये दोनों इन्वेस्टर्स, चाहे वो इक्विटी होल्डर हो चाहे वो लेंडर हो, अगर ये कंपनी को फंड्स दे रहे हैं तो कंपनी से कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे फिर वो डिविडेंड की फॉर्म में हो चाहे फिर वो इंटरेस्ट की फॉर्म में हो। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है कि वो फंड्स जो कंपनी अपने लेंडर से लेती है, वो फंड्स जो कंपनी अपने लेंडर से लेती है, इसे हम बोरिंग्स कहेंगे, इसे हम बोरिंग्स कहेंगे। वो फंड्स जो कंपनी अपने लेंडर से लेती है, इसे हम बोरिंग कहेंगे। वो फंड्स जो कंपनी अपने इक्विटी होल्डर से लेती है, जो कंपनी अपने इक्विटी होल्डर से लेती है, दिस इज नॉट बोरिंग्स, दिस इज नॉट बोरिंग्स, इसे बोरिंग्स नहीं कहा जाएगा। हम जब बात कर रहे हैं ना बोरिंग्स की, तो हम बात कर रहे हैं कर्ज की, हम बात कर रहे हैं कर्ज की। तो अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर से पैसा ले रही है, कंपनी अपने इक्विटी होल्डर से पैसा ले रही है, तो ये कंपनी का कर्ज नहीं है, ये कंपनी में एक तरह से इन्वेस्टमेंट की गई है। लेकिन अगर कंपनी अपने लेंडर से पैसा ले रही है, चाहे वो बैंक से पैसा ले, किसी रिलेटेड पार्टी से ले, किसी पब्लिक से पैसा ले, दिस पैसा इज कॉल्ड बोरिंग्स। अब इस बोरिंग्स के नतीजे में कंपनी को अपने लेंडर्स को क्या देना पड़ेगा? सर, कंपनी को अपने लेंडर्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कंपनी को अपने लेंडर्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सर, इस इंटरेस्ट को ही हम बोरिंग कॉस्ट कह रहे होंगे, इस इंटरेस्ट को ही हम बोरिंग कॉस्ट कह रहे होंगे। तो बोरिंग कॉस्ट की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, फंड्स को बोरो करने की कॉस्ट, फंड्स को बोरो करने की कॉस्ट इज कॉल्ड बोरिंग कॉस्ट, फंड्स को बोरो करने की कॉस्ट इज कॉल्ड बोरिंग कॉस्ट। सर, हमारे पास बोरिंग कॉस्ट की डेफिनेशन अगर हो, कहता है व्हाट इज बोरिंग कॉस्ट? बोरिंग कॉस्ट आर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट आर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट that an entity, that an company incurs in connection with the borrowing of funds, that the company or entity incurs in connection with the borrowing of funds। तो बहुत ही आसान लफ्जी मान है, फंड्स को बोरो करने की कॉस्ट इज कॉल्ड बोरिंग कॉस्ट, फंड्स को बोरो करने की कॉस्ट इज कॉल्ड बोरिंग कॉस्ट। एक ऐसी कॉस्ट जो कि कंपनी इनकर करे, बर्दाश्त करे, क्यों? क्योंकि उसने फंड्स बोरो किए, क्यों? क्योंकि उसने फंड्स बोरो किए हैं। अच्छा, अब यहां लिखा है बोरिंग कॉस्ट आर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट आर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। सर, इंटरेस्ट तो हमें समझ आता है, जब हम लोन लेंगे, जब हम उधार लेंगे तो हमें सूद देना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन ये अदर कॉस्ट क्या है? आप जब फंड्स बोरो करते हो तो आपको बोरिंग कॉस्ट में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अदर कॉस्ट कहां से आ गई? अदर कॉस्ट क्या हो सकती है फंड्स को बोरो करने के लिए? तो एग्जांपल, सर प्रैक्टिकली सोचें, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आज मैं बैंक से लोन लेने के लिए जाता हूं, तो यस, मुझे उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो तो देना ही पड़ेगा। लेकिन क्या उस लोन के ऊपर मुझे सिर्फ इंटरेस्ट ही देना पड़ेगा? नहीं, हो सकता है मुझे अपना लोन प्रोसेस करने के लिए कोई लोन प्रोसेसिंग फ़ी देनी पड़े, बैंक की कोई चार्जेस देने पड़े, बैंक की कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करवानी पड़े। हो सकता है मुझे कोई प्रोफेशनल हायर करना पड़े, कोई लीगल कंसल्टेंट, कोई लॉयर हायर करना पड़े जो मेरा केस बना कर दे, तो उस लॉयर को कोई फीस देना पड़ेगी। तो प्रैक्टिकली जब आप लोन लेते हो या बोरिंग्स करते हो तो सिर्फ इंटरेस्ट नहीं होता, उस लोन को लेने के लिए, उस फंड्स को बोरो करने के लिए आपको दूसरी भी कुछ कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, जिसमें बैंक चार्जेस आ सकते हैं, बैंक प्रोसेसिंग फ़ी आ सकती है, लोन प्रोसेसिंग फ़ी आ सकती है, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस आ सकते हैं, लॉयर चार्जेस, लीगल चार्जेस आ सकते हैं। तो बोरिंग कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है, बोरिंग कॉस्ट हर वो कॉस्ट है जो फंड्स को बोरो करने के लिए इनकर की गई है। देखें,
मेजॉरिटी तो इंटरेस्ट ही होगा, मेजॉरिटी तो इंटरेस्ट ही होगा, यानी कि जो आपने लोन पे इंटरेस्ट देना है। लेकिन अगर आपने कोई लोन प्रोसेसिंग फ़ी पे की है, कोई कमीशन पे किया है, कोई डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस पे किए है, कोई लीगल चार्जेस वगैरह पे किए हैं, तो इन सारी कॉस्ट को हम बोरिंग कॉस्ट कह रहे होंगे, इन सारी कॉस्ट को हम बोरिंग कॉस्ट कह रहे होंगे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ और मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ और मुझे पैसों की ज़रूरत है। अब मेरे एक मामू हैं कनाडा में, और मैंने उनसे कहा कि मुझे जो है ना 10,000 कैनेडियन डॉलर का लोन चाहिए। मैंने उससे कहा कि मुझे 10,000 कैनेडियन डॉलर का लोन चाहिए। तो मेरे मामू ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 10,000 कैनेडियन डॉलर का लोन दे देता हूँ, लेकिन मुझे कैनेडियन डॉलर ही वापस चाहिए। उन्होंने मुझे कैनेडियन डॉलर का लोन दिया, डॉलर में लोन दिया, लेकिन वो मुझे ये कह रहे कि मुझे डॉलर में ही लोन वापस चाहिए। अब ऐसा हो सकता है और प्रैक्टिकली होता है कि भाई फॉर एग्जांपल जब मैंने अपने मामू से 10,000 डॉलर का लोन लिया, उस वक्त एक्सचेंज रेट चल रहा था 200 रुपये। तो मेरे पास 10,000 मल्टीप्लाई बाय 200, 20 लाख रुपए आ गए। मेरे पास 10,000 का लोन, 10,000 डॉलर का लोन, 200 का एक्सचेंज रेट, मेरे पास 20 लाख रुपए आ गए। लेकिन 1 साल बाद, 2 साल बाद जब मैं अपने मामू को लोन वापस करने गया, तो डॉलर जो है वो 200 से 280 हो गया। अब मेरे मामू ने मुझे क्या कहा था कि भाई मुझे लोन पीकेआर में वापस नहीं चाहिए, मुझे लोन डॉलर में वापस चाहिए। लेकिन मैंने जब वो लोन लिया था तब डॉलर 200 का चल रहा था, तो 10,000 के हिसाब से मुझे 20 लाख रुपए मिले थे। लेकिन जब मैं लोन वापस करने जा रहा हूं तो डॉलर 280 का हो गया है, तो अब मुझे 28 लाख वापस करने पड़ रहे हैं। तो ये जो 8 लाख रुपए रुपीस टर्म में मुझे ज़्यादा देने पड़े। क्यों ज़्यादा देने पड़े? क्योंकि मैंने बोरिंग्स फॉरेन करेंसी में की थी। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब आप फॉरेन करेंसी में बोरिंग करते हो और उस फॉरेन करेंसी की बोरिंग्स पे आपको एक्सचेंज गेन या लॉस होता है। 20 लाख रुपए की जगह मुझे 28 लाख देने पड़े, ये 8 लाख रुपए मैं सूद की मद में नहीं दे रहा, ये 8 लाख रुपए मैं बैंक चार्जेस की मद में नहीं दे रहा, ये 8 लाख रुपए मैं ज्यादा क्यों दे रहा हूं? क्योंकि एक्सचेंज लॉस हो गया। तो ये जो एक्सचेंज गेन और लॉस होता है, बोरिंग्स पे, ये भी बोरिंग कॉस्ट है। तो क्या लिखता है कि एक्सचेंज डिफरेंसेस, चाहे फिर वो गेन हो या लॉस हो, ऑन फॉरेन करेंसी बोरिंग्स आर ऑल्सो बोरिंग कॉस्ट। सादा सी जबान में अगर आप फंड्स को बोरो करते हो ना, तो जो कुछ आपके ऊपर बर्डन है, जो कुछ आपको तकलीफ दे रहा है, चाहे वो सूद है, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन है, चाहे वो लोन प्रोसेसिंग फी है, चाहे वो लॉयर चार्जेस है, चाहे वो एक्सचेंज गेन या लॉस है, ये सारी चीज़ें बोरिंग्स कहलाई जाएंगी, ये सारी चीज़ें बोरिंग कॉस्ट कहलाई जाएगी। आगे कहता है IS-23 does not deal with the actual or imputed cost of equity, including preferred share capital not classified as liability. Therefore, dividend paid on equity holders to an entity by an entity is not a borrowing cost. अच्छा, फिलहाल हम इस लाइन को इग्नोर कर देंगे, इस येलो वाली लाइन को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स। हम प्रेफरेंस शेयर्स पे किसी और दिन बात करेंगे, अभी हम प्रेफरेंस शेयर्स में नहीं उलझते। क्या लिखता है? कह रहा है IS-23 डज नॉट डील विद द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इक्विटी, देयरफॉर डिविडेंड पेड टू इक्विटी होल्डर्स इज नॉट बोरिंग कॉस्ट। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि फंड्स तो इक्विटी होल्डर से भी लिए जा सकते हैं, लेंडर से भी लिए जा सकते हैं, लेकिन इक्विटी होल्डर का पैसा बोरिंग्स नहीं होती। बोरिंग्स क्या होती है सर? बोरिंग्स वो होती है जो आप अपने लेंडर से लेते हो। तो जब आपने अपने लेंडर से पैसा लिया तो इनको जो कॉस्ट बियर करोगे, दिस इज बोरिंग कॉस्ट। अगर मैं इक्विटी होल्डर से पैसा ले रहा हूं, और उनको मैं डिविडेंड दूंगा, तो डिविडेंड को मैं बोरिंग कॉस्ट नहीं कहूंगा, इसीलिए वो कह रहा है कि भाई IS-23 का जो स्टैंडर्ड है वो बोरिंग कॉस्ट के बारे में है। तो अगर आप अपने इक्विटी होल्डर को डिविडेंड दे रहे हो तो डिविडेंड को हम बोरिंग कॉस्ट नहीं करेंगे। IS-23 में हम इस डिविडेंड की बात नहीं कर रहे होंगे। क्या यहां तक समझ आता है? क्या मैं बोरिंग कॉस्ट की डेफिनेशन क्लियर कट समझ आती है कि बोरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? सर वो कॉस्ट जो आप फंड्स को बोरो करने के लिए इनकर करते हो, दिस इज सिंपली बोरिंग कॉस्ट। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट, देखिए हमें ये पता है कि अकाउंटिंग के या बुक कीपिंग के दो तरीके हो सकते हैं।
अकाउंटिंग के या बुक कीपिंग के दो तरीके हो सकते हैं। कौन कौन से? सर एक हो सकता है कैश अकाउंटिंग और दूसरा हो सकता है एक्रूअल अकाउंटिंग। एक हो सकता है कैश अकाउंटिंग और दूसरा हो सकता है एक्रूअल अकाउंटिंग। सर क्या है ये कैश अकाउंटिंग, क्या है ये एक्रूअल अकाउंटिंग? देखिए जनरली जो छोटे बिजनेसेस होते हैं ना, जनरली जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, कोई दुकान वाला हो गया, कोई परचून वाला हो गया, कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन हो गया, जनरली वो कैश अकाउंटिंग करते हैं। कैश अकाउंटिंग में क्या होता है कि जब पैसा आया तब इनकम है, जब पैसा गया तब एक्सपेंस है। जो पैसा आया वो इनकम है, जो पैसा गया वो एक्सपेंस है। कैश अकाउंटिंग में सिंपली ये होता है, पैसे आएंगे तो इनकम हुई, पैसे गए तो एक्सपेंस हुआ। लेकिन एक्रूअल अकाउंटिंग ऐसे काम नहीं करती। एक्रूअल अकाउंटिंग में हम इनकम और एक्सपेंस कैश फ्लो के मूवमेंट पे नहीं कैलकुलेट करते। एक्रूअल अकाउंटिंग में जब हम एक्चुअली इनकम कमाते हैं, जब हमने सामने वाले को गुड्स सेल किए, जब हमने सामने वाले को सर्विसेज प्रोवाइड की, ये हमारी इनकम है। जब हमने कोई एक्सपेंस इनकर किया, ये हमारा एक्सपेंस है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने वो गुड्स क्रेडिट पे सेल की हो या कैश पे सेल की हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने वो एक्सपेंस कैश में परचेज किया हो, मतलब कैश में पे किया हो या उधारी पे किया हो। तो अकाउंटिंग करने के, बुक कीपिंग करने के प्रैक्टिकली तो दो तरीके होते हैं, या तो हम कैश अकाउंटिंग करते हैं या फिर हम एक्रूअल अकाउंटिंग करते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर होते हैं ना, प्रैक्टिकली किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, किसी कॉर्पोरेट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, किसी लार्ज कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो कंपनी के फाइनेंशियल्स बनाते वक्त, कंपनी के फाइनेंशियल्स बनाते वक्त ये देसी बुक कीपिंग नहीं होती। कंपनी के फाइनेंशियल्स बनाते वक्त हम फॉलो करते हैं आईएएस और आईएफआरएस। आईएएस और आईएफआरएस। सर ये आईएएस और आईएफआरएस क्या है? आईएएस इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आईएएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसे आप पढ़ रहे हो ना आईएएस 23, दिस इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23। इसी तरीके से आने वाले वक्तों में आप आईएफआरएस भी पढ़ोगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स दुनिया के कोई 110 ममालिक के अंदर ये रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ये आईएएस और आईएफआरएस फॉलो होते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर मोबिलिटी क्यों है, मतलब वो इजीली पाकिस्तान से बाहर जॉब क्यों कर लेता है? क्योंकि वो आईएएस और आईएफआरएस पढ़ता है, वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ता है। तो जिस तरह से पाकिस्तान में अकाउंटिंग हो रही है, दुनिया के 110 ममालिक के अंदर इसी तरह से अकाउंटिंग होती है। अच्छा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कंट्री इसको फॉलो करे, हर कंट्री इसको फॉलो करे, ये भी ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूएस की बात करूँ तो यूएस के अंदर आईएएस और आईएफआरएस फॉलो नहीं होता। यूएस के अंदर यूएस गैप फॉलो होता है। यूएस का एक अपना अकाउंटिंग तरीकेकार है जिसको हम कहते हैं यूएस गैप, USGAAP, यूएस गैप। तो यूएस में अकाउंटिंग करने का अलग तरीकेकार है, लेकिन दुनिया भर में लार्जली, दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में आईएएस और आईएफआरएस फॉलो होते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में हम हमेशा एक्रूअल अकाउंटिंग करते हैं। हम हमेशा एक्रूअल अकाउंटिंग करते हैं, यानी कि आईएएस और आईएफआरएस में कैश अकाउंटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आईएएस और आईएफआरएस में कैश अकाउंटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपके मोहल्ले में अगर कोई परचून वाला है, कोई छोटा मोटा दर्जी है, कोई दुकान वाला है, तो वो कैश अकाउंटिंग कर रहा होगा। वो कौन सा कोई कंपनी बना के बैठा हुआ या कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बना के बैठा हुआ, वो तो छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है। लेकिन जितनी कंपनीज होती हैं, जितनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स होते हैं, वो हमेशा आईएएस और आईएफआरएस के हिसाब से एक्रूअल अकाउंटिंग कर रही होती है, वो कैश अकाउंटिंग नहीं करती। अब एक सादा सी मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ईयर 1 में एक फैक्ट्री लगाई, तो लेट्स से मान लेते हैं कि इस फैक्ट्री को लगाने में मेरी कॉस्ट आई 100 मिलियन। क्या मैं इस 100 मिलियन को ईयर 1 में एक्सपेंस कर दूंगा? क्या ये 100 मिलियन मेरा ईयर 1 का एक्सपेंस है? अगर मैंने आज एक फैक्ट्री लगाई ईयर 1 में 100 मिलियन की, 10 करोड़ रुपए का मेरा खर्चा हुआ, क्या मेरे पहले साल का एक्सपेंस 100 मिलियन है? यस और नो? नहीं सर, आपका पहले साल का एक्सपेंस 100 मिलियन नहीं है।
आपका पहले साल का कैश आउटफ्लो 100 मिलियन है। आपका पहले साल का कैश आउटफ्लो 100 मिलियन है। यस, आपने अगर आज फैक्ट्री खरीदी है या आज फैक्ट्री लगाई है 1 करोड़ 10 करोड़ रुपए की, तो आज आपने पैसे 10 करोड़ रुपए दिए, आपसे आपकी जेब से कैश कितना गया? 100 मिलियन, 10 करोड़ रुपए। लेकिन ये 10 करोड़ रुपए आपका आज का एक्सपेंस नहीं है भाई। हो सकता है इस फैक्ट्री की लाइफ 20 ईयर्स हो, इस फैक्ट्री की लाइफ 20 ईयर्स हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज मेरी जेब से 10 करोड़ रुपए जा रहा है, लेकिन मैं अगले 20 साल इस फैक्ट्री को चलाऊंगा, अगले 20 साल इस फैक्ट्री में कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करूंगा, इस फैक्ट्री से गुड्स बनाऊंगा। तो अकाउंटिंग का एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है, एक्रूअल अकाउंटिंग ये कहती है कि यार इस 100 मिलियन को भी आज एक्सपेंस आउट नहीं करोगे, बल्कि आप 100 मिलियन डिवाइडेड बाय 20 हर साल 5 मिलियन का एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे, हर साल 5 मिलियन का एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे। दिस इज सिंपली एक्रूअल कॉन्सेप्ट, दिस इज सिंपली एक्रूअल कॉन्सेप्ट कि अगर आज मैं 100 मिलियन की फैक्ट्री लगा रहा हूं तो 100 मिलियन मेरा एक्सपेंस नहीं है। यस, 100 मिलियन मेरा कैश आउटफ्लो है, लेकिन चूंकि फैक्ट्री की लाइफ अगर मान लेंगे 20 साल है, तो इस फैक्ट्री का फायदा भी 20 साल तक लिया जाएगा, इस फैक्ट्री को रन भी 20 साल तक किया जाएगा, इस फैक्ट्री से गुड्स भी 20 साल तक बनाए जाएंगे। तो 100 मिलियन डिवाइडेड बाय 20, हर साल मैं 5 मिलियन का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा हूंगा। लॉजिकल है, क्योंकि फायदा 20 साल तक लूंगा तो एक्सपेंस भी 20 सालों में स्प्रेड करूंगा, एक्सपेंस डे 1 पे सारा का सारा एक साथ रिकॉर्ड नहीं होगा। अब अगर हमें बोरोइंग्स का मतलब समझ आता है, अब हमें अगर एक्रूअल अकाउंटिंग समझ आती है, तो अब मैं बात करता हूं कि IAS 23 का ऑब्जेक्टिव क्या है। IAS 23 का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब क्यों IAS 23 बनाया गया, क्यों IAS 23 का स्टैंडर्ड वजूद में आया, इसको बनाने के पीछे थिंकिंग प्रोसेस क्या था, इसको बनाने के पीछे वजह क्या थी। IAS 23 ये कहता है कि अगर आप एक क्वालिफाइंग एसेट IAS 23 ये कहता है कि अगर आप एक क्वालिफाइंग एसेट मैन्युफैक्चर करते हो या कंस्ट्रक्ट करते हो, अगर आप एक क्वालिफाइंग एसेट मैन्युफैक्चर करते हो या कंस्ट्रक्ट करते हो और इसकी मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए फंड्स बोरो करते हो, तो इस फंड्स की बोरिंग पे जो भी बोरिंग कॉस्ट आएगी, यानी कि इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी, इसे आप एक साथ एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे, बल्कि इसे आप इसी क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर देंगे। देखो, वन बाय वन चीजें समझाता हूं। सबसे पहले तो सर आपने एक जार्गन इस्तेमाल किया क्वालिफाइंग एसेट। सर व्हाट इज मेंट बाय क्वालिफाइंग एसेट? क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? क्वालिफाइंग एसेट किसे कहते हैं? क्वालिफाइंग एसेट का मतलब है जिसको मैन्युफैक्चर करने में, जिसको कंस्ट्रक्ट करने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता हो। क्वालिफाइंग एसेट का मतलब है एक ऐसा एसेट जिसको मैन्युफैक्चर करने में, जिसको प्रोड्यूस करने में, जिसको कंस्ट्रक्ट करने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता हो। दिस इज कॉल्ड क्वालिफाइंग एसेट। बाय फॉर एग्जांपल, अगर एक फ्रेंच फ्राइज बनाने वाला फ्रेंच फ्राइज बना रहा है, तो ये जो फ्रेंच फ्राइज है ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, वो आधे पौने घंटे में बन जाता है, ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, वो आधे पौने घंटे में बन गए। या मान लो एक बाइक मैन्युफैक्चरर, एक बाइक बनाने वाली कंपनी बाइक बनाती है, बाइक कितने दिन में बन जाती होगी? मेरे ख्याल है 3-4 दिन में, या हफ्ते में, या 10 दिन में बन जाती होगी। ये भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। क्वालिफाइंग एसेट है वो एसेट जिसको बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगे। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम को यूं कह सकते हैं 6 months और मोर। सर को एग्जाम्पल दे भाई। फॉर एग्जाम्पल, एक एरोप्लेन है, मुझे एक्चुअली वैसे पता नहीं है, लेकिन मैं जज कर रहा हूं कि एरोप्लेन को बनाने में शायद 6 महीने से ज़्यादा का टाइम लगता होगा। या कोई फैक्ट्री बिल्डिंग है, फैक्ट्री को बनाने में तो डेफिनेटली
6 महीने से ज़्यादा का टाइम लगता है। कोई कमर्शियल बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग को बनाने में 2 साल 3 साल ऑन एन एवरेज लगते हैं। कोई सैटेलाइट बनाई जा रही है, उसको बनाने में 6 महीने से ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो एसेट जिसको बनाने में 6 महीने या उससे ज़्यादा का टाइम, जिसको बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, उसको हम कहते हैं क्वालिफाइंग एसेट। उसको हम कहते हैं क्वालिफाइंग एसेट। व्हाट इज क्वालिफाइंग एसेट? एक ऐसा एसेट जिसको बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगे, दिस इज कॉल्ड क्वालिफाइंग एसेट। दिस इज कॉल्ड क्वालिफाइंग एसेट। अब ये क्वालिफाइंग एसेट जरूरी नहीं है। किसी ने कहा कि सर क्वालिफाइंग एसेट आर नॉन करंट एसेट, किसी ने कहा क्वालिफाइंग एसेट आर नॉन करंट एसेट। नहीं, जरूरी नहीं है कि क्वालिफाइंग एसेट नॉन करंट एसेट हो। क्वालिफाइंग एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी हो सकता है, क्वालिफाइंग एसेट इन्वेंट्री भी हो सकता है, क्वालिफाइंग एसेट कोई इंटेंजिबल भी एसेट हो सकता है। देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैं फैक्ट्री बना रहा हूं, तो फैक्ट्री इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर मैं एक एयरलाइन कंपनी हूं और मैं किसी को कहता हूं कि मेरे लिए जहाज बनाए, तो जहाज मेरे लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, क्योंकि मैं उसे अपने बिजनेस में इस्तेमाल करूंगा। तो अब वही जहाज जिसको बनाने में 6 महीने से ज्यादा का अर्सा लग रहा है, मेरे लिए वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, लेकिन जहाज बनाने वाले के लिए तो वो इन्वेंट्री है ना। सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इन्वेंट्री का फर्क समझें। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वो एसेट होते हैं जिसे आप अपने बिजनेस में इस्तेमाल करते हो, लॉन्ग टर्म नेचर में। इन्वेंट्री वो एसेट है जो आप खरीदते हो या बनाते हो बेचने के लिए। अगर मैं एक एयरलाइन कंपनी हूं, मैं हूं एयर पंजाब, और मैंने इसराइल की कंपनी को कहा कि भाई मेरे लिए 11 अरब का एक जहाज बनाया जाए। इसराइल की कंपनी ने कहा कि हमें 1 साल लगेगा, हम आपको जहाज बनाकर दे देंगे। तो अब वही जहाज जिसको बनाने में 1 साल लगा, मैं अपने बिजनेस के लिए उसको परचेज कर रहा हूं कि मैं उसमें घूमूंगा फिरूंगा, ट्रैवलिंग करूंगा, तो मेरे लिए वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। लेकिन इसराइल की कंपनी का तो काम क्या है? जहाज बनाकर बेचना। तो उसके लिए वो क्या होगा सर? उसके लिए वो इन्वेंट्री होगा। तो क्वालिफाइंग एसेट कोई भी एसेट जिसको बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगे, हो सकता है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्वालिफाई करे, हो सकता है वो इन्वेंट्री में क्वालिफाई करे। जैसे एक बच्चे ने एग्जांपल दी रोल्स रॉयल्स को बनाने में यस सब्सटेंशियल टाइम लगता है, क्योंकि जब आप रोल्स रॉयल्स को ऑर्डर देते हो, वो एक एक चीज़ बारीकी से बनाते हैं, 8-9 महीने साल का अरसा ले लेते हैं। तो अब मैं अगर अपने लिए रोल्स रॉयल्स खरीद रहा हूं, तो वो मेरे लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, लेकिन रोल्स रॉयल्स की कंपनी के लिए तो वो इन्वेंट्री है ना। या और अच्छी एग्जांपल, और आसान एग्जांपल, हम एक बिल्डर की एग्जांपल ले लें। भाई एक बिल्डर है जो बिल्डिंग बना के बेच रहा है या फ्लैट्स बना के बेच रहा है। तो मैं अगर अपनी ऑफिस की बिल्डिंग बना रहा हूं, तो मैं तो उसको अगले 5, 10, 15, 20 सालों तक इस्तेमाल करूंगा, मेरे लिए वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। लेकिन बिल्डर के पर्सपेक्टिव से तो वो इन्वेंट्री है ना। तो क्वालिफाइंग एसेट कैन बी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कैन बी इन्वेंट्री। अच्छा, एक चीज मैंने यहां लिखी है, इंटेंजिबल क्या होता है? लफ्जी माने इंटेंजिबल, ऐसा एसेट जिसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस ना हो। इंटेंजिबल, जिसको छुआ ना जा सके, जिसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस ना हो, जिसको छुआ ना जा सके, दिस इज इंटेंजिबल। अब बहुत सारे प्रैक्टिकली ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऐसी एप्स होती हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं जिसको बनाने में 6 महीने से ज्यादा का अर्सा लगता है। तो इंटेंजिबल भी क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है, बताने का मकसद यह है कि कोई भी एसेट जिसको मैन्युफैक्चर करने में, प्रोड्यूस करने में अगर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, 6 महीने उससे ज्यादा का अर्सा लग रहा है, दिस इज कॉल्ड क्वालिफाइंग एसेट। IS 23 ये कहता है कि अगर आपने एक क्वालिफाइंग एसेट बनाना है और आप उस क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए फंड्स को बोरो कर रहे हो, आपके पास फंड्स नहीं है, आपने वो फंड्स बोरो किए। अब आम हालात में तो क्या होता है सर? आम हालात में जब हम बोरिंग करते हैं ना, तो उस बोरिंग पे जो हम बोरिंग कॉस्ट यानी कि इंटरेस्ट बर्दाश्त करते हैं, उससे हम P&L में एक्सपेंस आउट कर देते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस का लाइन आइटम आ जाता है। आम हालात में अगर आपने फंड्स बोरो किए, चाहे अपने बिजनेस को रन करने के लिए, अपने बिजनेस के डे टू डे खर्चे करने के लिए, तो उन फंड्स के ऊपर जो भी बोरिंग कॉस्ट, जो भी इंटरेस्ट आता है, उससे आप P&L में उसी साल एक्सपेंस आउट कर देते हो। लेकिन IS 23 ये कह रहा है कि अगर आपने कोई क्वालिफाइंग एसेट बनाना है
और उसके लिए आपने फंड्स बोरो किए, तो अब इस फंड्स के ऊपर जो बोरिंग कॉस्ट आएगी, अब उस फंड्स के ऊपर जो बोरिंग कॉस्ट आएगी, इसे डे 1 पे एक्सपेंस आउट नहीं किया जाएगा, इसे डे 1 पे एक्सपेंस आउट नहीं किया जाएगा, बल्कि इस बोरिंग कॉस्ट को आप क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दोगे, आप क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दोगे। देखो मैं सिंपल सी मिसाल लेता हूं भाई। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने कॉलेज के लिए एक कैंपस बनवाना है, मुझे अपने कॉलेज के लिए कैंपस बनाना है, ठीक है। मैं एक बिल्डर के पास जाता हूं और मैं एक बिल्डर से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई मुझे एक अपने कॉलेज के लिए बिल्डिंग बनवानी है, और मैंने उसको इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया कि भाई इतना एडमिन स्पेस होना चाहिए, इतनी बड़ी लाइब्रेरी होनी चाहिए, इतने क्लासरूम्स होने चाहिए। मैंने उसको पूरी क्लियर कट गाइडेंस दे दी कि भाई मुझे अपने कॉलेज के लिए एक कैंपस बनाना है। बिल्डर ने कहा ठीक है बन जाएगा, इसमें 1 साल का टाइम लगेगा, 1 साल में हम आपकी बिल्डिंग रेडी करके दे देंगे। और मान लेते हैं सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं कि इसमें 10 मिलियन 1 करोड़ की कॉस्ट आएगी, 10 मिलियन 1 करोड़ की कॉस्ट आएगी। अब लेट्स से मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, 1 करोड़ रुपये नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ एक बैंक के पास और बैंक से एक लोन लेता हूँ 10 मिलियन का, बैंक से एक लोन लेता हूँ 10 मिलियन का। लेट्स से मुझे बैंक इस लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करता है 15%, बैंक मुझे इस लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करता है 15%। अब लॉजिकली सोचो, अगर IAS 23 ना होता, तो क्या होता सर? अगर IAS 23 ना होता, इफ नो IAS 23, अगर IAS 23 दुनिया में एग्जिस्ट ना करता, तो जब मेरा कैंपस रेडी हो जाएगा, तो मैंने इस कैंपस को बनाने के लिए बिल्डर को कितने दिए? 10 मिलियन, सॉरी मैंने ईयर्स लिख दिया यहाँ पे। मैंने बिल्डर को बनाने के लिए कितने दिए? 10 मिलियन। तो मैं अपनी बुक्स में कैंपस को रिकॉर्ड करता 10 मिलियन पे, और मैंने ये 10 मिलियन अपनी जेब से तो नहीं दिए, मैंने तो बैंक से उधार लिया। तो बैंक को मैंने 10 मिलियन पे इंटरेस्ट कितना दिया होता? 15%। तो मैं इंटरेस्ट कितना चार्ज करता सर? मैं अपने पास इंटरेस्ट एक्सपेंस अपने P&L में रिकॉर्ड करता 1.5 मिलियन, यानी ये मेरी बैलेंस शीट पे चला जाता, कैंपस मेरी बैलेंस शीट पे चला जाता 10 मिलियन से, और ये मेरे P&L में चला जाता 1.5 मिलियन का इंटरेस्ट। लेकिन ये कब होता सर? ये उस वक्त होता जब अकाउंटिंग की दुनिया में IAS 23 एग्जिस्ट ना करता, IAS 23 ये कह रहा है कि भाई अगर तुम एक क्वालिफाइंग एसेट बनाने के लिए कोई फंड्स बोरो कर रहे हो, तो अब इस फंड्स के ऊपर जो तुमने बोरिंग कॉस्ट बर्दाश्त करनी है, तो इस फंड्स के ऊपर जो तुम बोरिंग कॉस्ट बियर करोगे, ये तुम्हारा उस पीरियड का एक्सपेंस नहीं है, ये तुमने उस एसेट के लिए किया है ना। तो अब इस बोरिंग कॉस्ट को भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाओ। देखो बिल्कुल लॉजिकली सोचो, मैंने ये लोन क्यों लिया? इस कैंपस को बनाने के लिए। मैंने ये जो कैंपस बनाया, क्या मैं इसे 1 साल इस्तेमाल करूंगा? नहीं सर, हो सकता है इस कैंपस की जो लाइफ हो ना, वो मान लेते हैं 10 साल है। मैंने ये लोन क्यों लिया है? कैंपस को बनाने के लिए। क्या मैं कैंपस को 1 साल इस्तेमाल करूंगा? नहीं, मैं कैंपस को 10 साल इस्तेमाल करूंगा। तो जब मैंने ये लोन एक कैंपस के लिए लिया है जिसको मैं 10 साल इस्तेमाल करूंगा, तो इसका इंटरेस्ट मैं 1 ही साल में कैसे एक्सपेंस आउट कर दूं? इसका इंटरेस्ट अगर मैं 1 साल में एक्सपेंस आउट कर दूं, तो ये तो मैचिंग नहीं हुआ ना, ये तो मैचिंग प्रिंसिपल ही वॉयलेट हो गया, ये तो एक्रूअल अकाउंटिंग की ही वॉयलेशन हो गई। एक्रूअल अकाउंटिंग हमें क्या कह रही थी? एक्रूअल अकाउंटिंग हमें कह रही थी कि अगर आप 100 करोड़ की फैक्ट्री लगा रहे हो तो 100 करोड़ आपकी जेब से गए, लेकिन ये 100 करोड़ पहले साल का एक्सपेंस नहीं है, ये 100 करोड़ का एक्सपेंस आप थोड़ा करके ओवर द लाइफ रिकॉर्ड करोगे। तो IAS 23 भी यही कह रहा है कि भाई एक्रूअल अकाउंटिंग के हिसाब से अगर तुम एक क्वालिफाइंग एसेट के लिए कोई लोन ले रहे हो, क्वालिफाइंग एसेट को भी तो तुम 10 साल इस्तेमाल करोगे ना, तो इस लोन के इंटरेस्ट को तुम 1 साल में कैसे एक्सपेंस आउट कर सकते हो? इस लोन के इंटरेस्ट को इस क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाओ, और फिर जैसे भी उसको डेप्रिशिएट वगैरह करना उसको डेप्रिशिएट करते रहो। यानी IAS 23 के वजूद में आने के बाद अब मामला पता है क्या होगा? अब मामला ये होगा कि मैं अपने पास बैलेंस शीट पे
जो कैंपस रिकॉर्ड करूँगा ना वो 10 मिलियन नहीं बल्कि 11.5 मिलियन पे रिकॉर्ड करूँगा। और पहले मैं इस 10 मिलियन को शायद 10 सालों पे डेप्रिशिएट कर रहा होता, अब मैं इस सारे 11 मिलियन को 10 सालों पे डेप्रिशिएट कर रहा हूँगा। दिस इज द सिंपल प्योरेस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएस 23। किसी भी चीज, किसी भी काम के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। ये आईएस 23 का ऑब्जेक्टिव है कि आईएस 23 क्यों वजूद में आया, वो हमें क्या बताता है। क्या ये समझ आता है? मैं सर रीड करते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएस 23? ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएस 23 इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ आईएस 23 बोरिंग कॉस्ट is that you should capitalize borrowing cost if they are directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying asset. आईएस 23 का सिंपल सा एजेंडा है। आईएस 23 का सिंपल सा एजेंडा है, छोटा सा स्टैंडर्ड है, ये 3-4 क्लासेस में खत्म भी हो जाता है। छोटा सा स्टैंडर्ड का एजेंडा ये है कि भाई आपको कैपिटलाइज करना है क्या, वो बोरिंग कॉस्ट जो कि पर्टेन करती है, जो कि एट्रीब्यूटेबल का मतलब है ताल्लुक रखती है, पर्टेन करती है किससे? सर किसी क्वालिफाइंग एसेट को खरीदने, कंस्ट्रक्ट करने या प्रोड्यूस करने से। तो सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, वन लाइनर, दैट यू शुड कैपिटलाइज बोरिंग कॉस्ट इफ दे आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। सर यहां से हमारे पास टर्म निकल कर आई क्वालिफाइंग एसेट, यहां से हमारे पास टर्म निकल कर आई बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट का मतलब तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बोरिंग कॉस्ट किसे कहते हैं। इवन क्वालिफाइंग एसिड का मतलब भी हमने जान लिया, एक ऐसा एसिड जिसको बनाने में, जिसको मैन्युफैक्चर करने में सब्सटेंशियल टाइम लगे। रीड कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन भी। कहता है अ क्वालिफाइंग एसिड इज एन एसिड दैट नेसेसरली टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। एक ऐसा एसिड जिसको रेडी होने में, जिसको तैयार होने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगे, चाहे फिर उसको बेचना है, चाहे उसको इस्तेमाल करना है, वो आगे की बात है। लेकिन अगर एक एसिड को बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है तो दिस एसिड इज कॉल्ड क्वालिफाइंग एसिड। अब यहां पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। देखिए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम किसको कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल भाई लोग कहते हैं कि खवातीन को तैयार होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हम कहते हैं ना कि यार अक्सर मीम वगैरह देखते हैं कि यार लेडीज़ को रेडी होने में, तैयार होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो व्हाट इज मेंट बाय बहुत ज़्यादा? किसी के लिए 1 घंटा भी बहुत ज़्यादा है, किसी के लिए 6 महीने भी कम है। तो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम को एक्चुअली आईएस 23 में डिफाइन नहीं किया गया कि व्हाट इज सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन प्रैक्टिकली एज अ प्रैक्टिस हम 6 महीने या ज़्यादा से पीरियड को सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम कहेंगे। तो ये बात मैंने यहाँ लिख दी है कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम इज नॉट डिफाइंड इन आईएस 23। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम इज नॉट डिफाइंड इन आईएस 23। ये नहीं बताया गया कि व्हाट इज सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। सो हियर वी नीड टू अप्लाई सम जजमेंट। इन योर एग्जाम केस इफ एसिड टेक्स मोर देन 6 months टू बी रेडी देन इट वुड बी अ क्वालिफाइंग एसिड। प्रैक्टिकली एग्जाम पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि अगर एक एसिड को रेडी होने में 6 महीने या उससे ज्यादा कर लगता है तो इसे हम क्वालिफाइंग एसिड कह रहे होंगे। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स आ रही है। Qualifying acids are usually self-constructed not acids, non-current acids and long-maturing inventories. Depending on the circumstances, any of the following may be a qualifying acid. कह रहा है qualifying acid generally self-constructed non-current acids होते हैं या ऐसी inventory होती है जिसकी लंबी लाइफ हो। और depending on the circumstances ये जो examples हैं inventories, manufacturing plants, power generation facilities, intangibles और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब देखें यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अभी हमें फिलहाल नहीं पता इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है, कोई बात नहीं, जब हम IAS 40 का स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, ये हमारे कोर्स का ही पार्ट है, तो IAS 40 में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। लेकिन हमें पता है इन्वेंट्री क्या होता है, हमें पता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या पावर जनरेशन फैसिलिटीज़ क्या होता है, हमने इंटेंजिबल भी थोड़ा बहुत समझ आता है कि ऐसा एसिड जिसको छुआ ना जा सके, जिसकी फिजिकल सब्सटेंस ना हो। तो अगर ये एसिड बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है तो ये क्वालिफाइंग एसिड है। अगर ये एसिड बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है तो ये क्वालिफाइंग एसिड है। देखें ये हमेशा क्वालिफाइंग एसिड नहीं है, ये हमेशा क्वालिफाइंग एसिड नहीं है। एक फ्रेंच फ्राइज बनाने वाला आधे घंटे में फ्रेंच फ्राइज रेडी कर लेता है तो वो इन्वेंट्री है, लेकिन वो क्वालिफाइंग एसिड नहीं है।
एक बाइक बनाने वाली कंपनी एक हफ्ते में एक बाइक बना लेती है, तो ये इन्वेंट्री है लेकिन ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। लेकिन एक एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी को अगर लेट से 6 महीने से ज़्यादा का टाइम लगता है एरोप्लेन बनाने में, तो ये क्वालिफाइंग एसेट है। एक बिल्डर को एक फैक्ट्री बनाने में 3 साल लगते हैं, तो ये क्वालिफाइंग एसेट है। एक सैटेलाइट बनाने वाली कंपनी को रॉकेट बनाने में, सैटेलाइट बनाने में 2 साल लगते हैं, तो ये क्वालिफाइंग एसेट है। तो इस पे ना जाइएगा, इसको देखिएगा। हम ये नहीं देखेंगे कि एसिड क्या है, हम ये देखेंगे क्या उसको बनाने में सब्सटेंशियल टाइम लगता है या नहीं। तो क्या लिखता है, कह रहा है एसिड्स, फाइनेंशियल एसिड्स एंड इन्वेंट्रीज दैट आर मैन्युफैक्चर्ड और अदरवाइज प्रोड्यूस्ड ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो कि कम अरसे में बन जाए, यानी कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम से जल्दी बन जाए, आर नॉट क्वालिफाइंग एसिड। सिमिलरली एसिड दैट आर रेडी फॉर देयर इंटेंडेड यूज और सेल व्हेन एक्वायर्ड आर नॉट क्वालिफाइंग एसिड। वो एसिड जो कि कम अरसे में बन जाए, या वो एसिड जो आपने खरीदा और उसी वक्त वो अवेलेबल है इस्तेमाल करने के लिए, बेचने के लिए, तो इसे हम क्वालिफाइंग एसिड नहीं कह रहे होंगे। किसी ने सवाल पूछा, सर 6 महीने इज द मिनिमम टाइम। येस, फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव हम 6 महीने को मिनिमम टाइम कह सकते हैं कि कम से कम 6 महीने या उससे ज़्यादा का अर्सा लगे तो हम उसे क्वालिफाइंग एसिड कह रहे होंगे। वजिया मैंने कहा क्वालिफाइंग एसिड आर नॉट ओनली क्वालिफाइंग एसिड, क्वालिफाइंग एसिड आर नॉट ओनली नॉन करंट एसिड। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वालिफाइंग एसिड नॉन करंट एसिड नहीं होंगे, मैं ये कह रहा हूं कि क्वालिफाइंग एसिड सिर्फ नॉन करंट एसिड नहीं होंगे। दो अलग अलग बातें। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वालिफाइंग एसिड नॉन करंट एसिड नहीं होंगे, मैं ये कह रहा हूं कि क्वालिफाइंग एसिड सिर्फ नॉन करंट एसिड नहीं होंगे। वो नॉन करंट एसिड भी होंगे, वो इन्वेंट्रीज भी हो सकती है, वो इंटेंजिबल भी हो सकते हैं, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो क्या ये बातें समझ आती है? मैं ये हमारे पास एक बिल्कुल इजी सा सिंपल सा वन लाइनर ऑब्जेक्टिव था IAS 23 का कि आप क्वालिफाइंग एसिड के लिए अगर कोई बोरिंग कॉस्ट इनकर करते हो, इससे क्वालिफाइंग एसिड की कॉस्ट में कैपिटलाइज करो। बोरिंग कॉस्ट क्या होती है? सर फंड्स को बोरो करने की कॉस्ट। क्वालिफाइंग एसिड क्या होता है? सर एक ऐसा एसिड जिसको मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करने में 6 महीने या उससे ज़्यादा का अर्सा लगे। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव था IAS 23 का। हमारी क्लास का टाइम यहाँ तक ही था। तो आज की अपनी डिस्कशन को, आज की अपनी गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम रिकग्निशन, और रिकग्निशन में जब हम आएंगे तो हम 2 तरह की बोरिंग्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। एक होती है जनरल बोरिंग्स, एक होती है स्पेसिफिक बोरिंग्स, और दोनों में कैलकुलेशन करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। इसे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फॉर द टाइम बीन ऑफिशियली हमारी क्लास यहीं तक थी, लेकिन अगर आपका कोई सवाल है किसी भी नेचर का इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या ओवरऑल, तो मैं अगले 5, 10, 15 मिनट यहाँ पर मौजूद हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।